Hello everyone, welcome to the Thought Tree. We are here with today's The Hindu analysis, and our prelims question of the day is: consider the following rivers. These four rivers are there: Brahmani, Nagalwali, Subarnarekha and Vamsadhara. Now the question is, which of the above rises from the eastern Ghats? आपको ये बताना है इनमें से कौन से रिवर्स ईस्टर्न घाट से राइज करती हैं. ठीक है, ईस्टर्न घाट से. ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 4, 3 and 4, 1 and 3. So first news is IPCC warns on multiple hazards of pollution. अब ये न्यूज क्या है? बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड है. आईपीसीसी क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. तो उसने बोला है, आईपीसीसी ने रिसेंटली बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग अभी भी बहुत सीवियरली इंक्रीज हो रही है. अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो दैट वुड बी डिजास्टर्स. इट कुड प्रूव टू बी अ हैजार्ड. ओके, आईपीसीसी सेज, इसकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें आईपीसीसी ने ये बोला है दैट द वर्ल्ड फेसेस अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजर्ड्स. आज के टाइम पर प्रेजेंटली एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में देयर आर मल्टीपल क्लाइमेट हैजर्ड्स हैं. ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं. वी ऑल नो राइजिंग सी लेवल एंड कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, राइट. सो वर्ल्ड इज फेसिंग अनअवॉइडेबल. ये अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं. आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हो, फिर ग्लोबल वार्मिंग अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो उससे ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये अनअवॉइडेबल. ठीक है, अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स. ये क्लाइमेट हजार्ड जो है अनअवॉइडेबल है. या तो आप रीजन को, कॉज को कंट्रोल कर लो, इफेक्ट्स आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, दोज वुड बी वेरी सिवियर. तो अगेन क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इन सब पे फोकस किया गया है, राइट. So the world faces unavoidable multiple climate hazards in coming years. आने वाले कुछ डिकेड्स में, कुछ ईयर्स में और ज्यादा ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सीवियर होने वाली है, विद ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ने वाली है. एंड टेम्पररी एक्सीडिंग दिस वार्निंग वुड मीन सीवियर इम्पैक्ट्स. अगर इस वार्निंग को अभी भी हमने सीरियसली नहीं लिया तो सीवियर इम्पैक्ट्स हमको उसके देखने को मिल सकते हैं, सम ऑफ विच वुड बी इरिवर्सिबल. जिसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको आप कभी करेक्ट नहीं कर पाओगे. ओके, इसी सीक्वेंस में इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस की जब बात आती है तो हमने एक कंसेप्ट किया था सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का, राइट. हमने अपने द हिंदू की सीरीज में उसको कवर किया है, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन. ये सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या है? मास लेवल पे, बड़े लेवल पे एक्सटिंक्शन हो रहा है स्पीशीज का, जो इरिवर्सिबल होगा, वो स्पीशीज दोबारा जनरेट नहीं होंगी. और ये हमारी एक्टिविटीज की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, राइट. हमने बिल्कुल भी क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लिया. अब हम एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन काफी आगे आ चुके हैं पोल्यूशन करने में. ओके, सो यहाँ पर अगर आपने नहीं देखा हो तो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन भी देखना, न्यूज में रहा था, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो ये रिपोर्ट किसकी आई है? आईपीसीसी की. आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. आईपीसीसी बेसिकली क्या है? एक ग्लोबल लेवल पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, यानी अलग अलग गवर्नमेंट्स इसमें जुड़ी हुई हैं ऑन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज के को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एक सस्टेनेबल डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं उनका नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. उन सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर ये बनाया इंटर गवर्नमेंटल पैनल. ये रेगुलेट करता है, पॉलिसीज फ्रेम करता है, रिपोर्ट्स निकालता है, सजेशंस देता है, रिस्क अगर कोई है तो उसके बारे में बताता है ना. सो आईपीसीसी ये सारे काम करता है. देन अनदर न्यूज इज, एज यू ऑल नो, रशिया यूक्रेन वॉर, अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर. अच्छा, रशिया यूक्रेन वॉर का एक बहुत ही डिटेल वीडियो कल चैनल पे अपलोड हुआ है. सर ने बहुत डिटेल में उसको अच्छे से कवर किया है. तो अगर आपको नहीं पता कि वाकई में चल क्या रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो आप उस वीडियो को देखो, चैनल पे अवेलेबल है. एंड तब आपको पूरा समझ आ जाएगा, सारे एस्पेक्ट समझ आ जाएंगे, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. आज हम कुछ लीगल एस्पेक्ट्स इसके देख रहे हैं. लीगल एस्पेक्ट्स हम वॉर के क्या देख रहे हैं कि कुछ चीजें हैं, क्या रशिया ने वायलेट की हैं या रशिया क्या आर्ग्यू करता है कि वायलेट नहीं की हैं, तो उनको हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, in recognizing statehood of Donetsk and Luhansk region, जो डोनेस्क और लुहांस्क रीजन का स्टेटहुड रिकॉग्नाइज किया है रशिया ने. रशिया हैज वायलेटेड आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर.
इसमें रशिया पे ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि रशिया ने किसको वायलेट किया है, यूएन चार्टर। यूएन यूनाइटेड नेशन सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस अलग अलग एरियाज पे लॉज बनाता है ग्लोबल लेवल पे, तो यूएन का एक चार्टर है जो इन सब चीजों को भी रेगुलेट करता है, उसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 2 एंड सब क्लॉज 4, वो रशिया ने वायलेट किया है। क्यों? बिकॉज रशिया हैज वायलेटेड आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर बाय अंडरमाइनिंग यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हर कंट्री की एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, राइट? उस पे कंट्री का अधिकार है कि उनको कैसे उस टेरिटोरियल फॉर्मेशन को फॉर्म करना है। जैसे इंडिया में अगर किसी स्टेट को 2 स्टेट्स बनाना है या 2 स्टेट को मिला के एक बनाना है, तो वो हमारा डिसीजन होगा, उसमें कोई दूसरा कंट्री इंटरवीन नहीं करना चाहिए, है ना? हम सोवरीन नेशन है, इट्स आर मैटर, आर डोमेस्टिक मैटर, आर इंटरनल मैटर, और वो पूरा हमारी सोवरेनिटी पे डिपेंड करता है, हम क्या डिसीजन लेंगे, पार्लियामेंट क्या डिसाइड करेगी, राइट? तो यहाँ पर बात हो रही है कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आपने इन्फ्रिंज किया है। यूक्रेन के पास पावर है ये डिसाइड करने की कि किसको उसकी टेरिटरी में रखना है, किसको नहीं रखना, है ना? तो आप कौन होते हो ये रिकॉग्नाइज करने वाले कि लुहांस्क और डोनेस्क जो रीजन है, डोनबास रीजन भी बोलते हैं रशिया के, वो अलग हैं यूक्रेन से, ये आप इनको अलग रीजन आइडेंटिफाई करने वाले कौन होते हो? यू आर अंडरमाइनिंग, you are infringing upon its territorial integrity. That's why you have violated Article 2 Clause 4 of UN Charter, जो ये राइट देता है कि हर कंट्री की अपनी एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने का राइट उसके पास है। ओके, सो ये एक एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली इतना डीप में आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आप जब आंसर्स में ऐसे पॉइंट्स लिखोगे, फैक्ट्स लिखोगे, तो इट वुड बी सब्सटेंशियल एनफ, राइट? इट वुड फेच यू मार्क्स। देन सेकंड पॉइंट हियर इज आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ऑफ व्हाट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 51 ऑफ दैट यूएन चार्टर, जिस यूएन यूनाइटेड नेशन लॉ की हम बात कर रहे हैं, उसी में आर्टिकल 51 recognizes the inherent right of individual। इनहेरेंट यानी ये इनबिल्ट राइट है किसका? एक इंडिविजुअल का या कलेक्टिव लोगों का सेल्फ डिफेंस का राइट इन केस ऑफ एन आर्म्ड अटैक। अगर आप पे कोई आर्म अटैक होता है तो आप इंडिविजुअली या कलेक्टिवली सेल्फ डिफेंस करोगे ही ना। उसके नेशनल लॉज भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, वो तो सबका बर्थ राइट है ना। डिफेंस में आप बिल्कुल अटैक कर सकते हो, यू कैन बी ऑफेंसिव फॉर बीइंग डिफेंसिव, राइट? So Article 51 recognizes the inherent right of individual or collective self-defense in case of an armed attack by one state against another state। अब ये प्रोविजन एक बार देखते हैं। ये आर्टिकल कहता है अगर कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट पे अटैक करता है, ठीक है, तो वो जो दूसरा स्टेट है वो अपने डिफेंस में रिटेलिएट करने के लिए अटैक कर सकता है। मगर यहाँ एक बात की गई है कि however Ukraine has not launched an armed attack अगेंस्ट रशिया वारंटिंग डिफेंसिव अटैक्स। यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट में कोई आर्म्ड अटैक नहीं किया, तो रशिया ये नहीं कह सकता कि हम अपने डिफेंस में कर रहे हैं, राइट? रशिया ने खुद ने आगे से एग्रेशन किया है, राइट? सो दिस इज द पॉइंट। हाउएवर यूक्रेन हैज नॉट लॉन्च्ड एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट रशिया वारंटिंग डिफेंसिव अटैक्स। अगर यूक्रेन ने कोई आगे से अटैक किया होता तो रशिया ये कह सकता था कि हम डिफेंस में अटैक कर रहे हैं। अब वो भी आप नहीं, आपका ग्राउंड लीगल नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि आप डिफेंसिव अटैक कर रहे हो, सो दैट इज नॉट राइट बिकॉज रशिया हैज नॉट लॉन्च्ड एनी सच काइंड ऑफ अटैक। ओके, then another legal point here is that the right to collective self defense under article 51 exists only for states। ये जो राइट दिया गया है यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 में, यूएन चार्टर आर्टिकल 51, राइट ऑफ कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट whom? if someone is attacking you, राइट? ये सिर्फ स्टेट्स के लिए, प्रॉपर स्टेट्स के लिए है। अब उसमें ये बोला गया कि ये जो 2 रीजन्स हैं, डोनेस्क एंड लुहांस्क, आर नॉट स्टेट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। अब रशिया कह रहा है कि ये जो है ना, ये दोनों ये इंटरनेशनल लॉ के तहत अभी अलग स्टेट्स नहीं है, यूक्रेन का ही पार्ट है। ओके, सो ये डिफेंसिव अटैक नहीं कर सकते, ये बोल रहा है रशिया, इसलिए हम इन पे अटैक कर सकते हैं। तो डोनेस्क और लुहांस्क रीजन को अभी इंटरनेशनल लॉ में तो आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये सेपरेट है, तो इनको रशिया आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये स्टेट्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में दीज 2 आर नॉट स्टेट्स, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ यूक्रेन ओनली, सो दे कैन नॉट ऑप्ट फॉर डिफेंसिव अटैक। अब इनके पास ऑप्शन क्यों नहीं है? क्यों इन्होंने वापस डिफेंसिव अटैक नहीं किया? क्योंकि दे आर नॉट स्टेट्स,
They are not states under international law, and this provision, this article 51 is only for states. Okay, next topic is R2P. अब वॉर चल रहा है तो एक ये कंसेप्ट निकल के आता है, प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे R2P क्या है, R0 पूछा था एक बार प्रीलिम्स में, तो ऐसे R2P, वो R0 तो कोरोना से रिलेटेड था कि एक पर्सन कितना इन्फेक्ट करता है दूसरे को, है ना। तो R2P क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ये बेसिकली क्या है, एक ग्लोबल कन्वेंशन है जिसमें हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है उसमें आप प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अगर कोई भी उसका विक्टिम बन रहा है तो आप उसको प्रोटेक्ट करो, ना कि उसका पार्टिसिपेटर बन जाओ। ओके, सो राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आप अपने मेंस के, IR के ऐसे के आंसर्स में भी कोट कर सकते हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, इट इज अ ग्लोबल पॉलिटिकल कमिटमेंट। अलग अलग कंट्रीज ने ग्लोबल लेवल पे अपने कंट्री की तरफ से कमिटमेंट किए हुए हैं, which was endorsed by all member states of the UN at 2005 वर्ल्ड समिट। 2005 में यूएन की ही एक वर्ल्ड समिट हुई थी। कब हुई थी? 2005 में यूनाइटेड नेशंस की एक वर्ल्ड समिट हुई थी। तो जितने मेंबर्स वहां पर थे उन्होंने इसको एंडोर्स किया था कि हाँ, ये हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल दीज इनह्यूमेन एक्टिविटीज। आगे देखते हैं क्या है। इन ऑर्डर टू एड्रेस 4 की इशूज, 4 की इशूज की यहाँ पर बात की गई है। प्रिवेंटिंग, किन किन को प्रिवेंट करने की बात की गई है? जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है? मास लेवल पे जब आप किलिंग करते हो, ठीक है। वॉर क्राइम्स, वॉर क्राइम्स होते हैं जब वॉर होते हैं तो बहुत सारे साइड क्राइम्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे वॉर क्राइम्स में क्या क्या होता है? जिन टेरिटरी को कब्जा कर लिया जाता है उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर होता है, वुमेन के साथ रेप होता है, राइट। चिल्ड्रन, चाइल्ड अब्यूज होता है, चिल्ड्रन को ट्रैफिकिंग की जाती है, इलीगल ट्रैफिकिंग, तो ये सारे वॉर क्राइम्स में आते हैं। तो वॉर सिर्फ वॉर नहीं होता, वॉर अपने साथ साथ बहुत सारे क्राइम्स भी छोड़ जाता है उस रीजन में। तो वॉर इज नॉट एट ऑल गुड फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। वॉर क्राइम्स, जीनोसाइड, एथनिक क्लींजिंग। कई बार वॉर्स में क्या होता है, कोई एक एथनिसिटी के अगेंस्ट में होता है तो उस एथनिक कम्युनिटी के लोगों को मार दिया जाता है, पूरा एथनिसिटी को, जिसको बोलते हैं कि पूरा साफ कर दिया, मतलब उस एथनिक कम्युनिटी का एक भी मेंबर नहीं छोड़ा आपने, तो वो भी इनह्यूमेन है ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हर एथनिसिटी का मेंबर एक इंसान है, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। सो आपको ये सारी चीजों के अगेंस्ट में लोगों को बचाना है, कलेक्टिवली बचाना है, और आप क्या कर रहे हो? आज वॉर कर रहे हो। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एथनिक क्लींजिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और जितने भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है। क्राइम इज अ क्राइम, भले ही आप उसको किसी डेफिनेशन में रखो या ना रखो, ह्यूमैनिटी should stand first, ठीक है। then other identities, सबसे पहले you should be a human, then your national, your regional, your caste, your identity, different identities. First of all you are a human, so you have to behave like one, right. so war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, इन सबके अगेंस्ट में रोकने के लिए, इनको रोकने के लिए एक कमिटमेंट किया गया था 2005 की वर्ल्ड समिट में यूएन की। लेकिन सब भूल रहे हैं अब, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ये कंसेप्ट है ना, इसको आप कोट कर सकते हो। देन कमिंग टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इट अर्लियर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो यहाँ पर एक आर्टिकल 25 की पर्टिकुलरली बात हो रही है एडिटोरियल में। आर्टिकल 25 इन डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021, जो 2021 का एक डेटा प्रोटेक्शन बिल है, वो उसका आर्टिकल 25 कहता है कि डेटा फिड्यूशियरीज, ये जो डिफॉल्टर्स होते हैं, जो डेटा बेचते हैं, चोरी करते हैं या साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, these fiduciaries should report any personal and non personal data breach। अगर कोई भी पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है तो इनको रिपोर्ट करना चाहिए इंसिडेंट विद इन 72 आवर्स ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द ब्रीच। यानी ये जो भी प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, है ना, तो इनको अगर कोई डेटा प्रोटेक्शन ब्रीच हुआ है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गवर्नमेंट को या कंसर्न अथॉरिटी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द ब्रीच। जब इनको पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, उसके 72 आवर्स में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो केवल हमारी नहीं बनती, सर्विस प्रोवाइडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। देन रशिया प्लेस्ड, दिस इज लास्ट न्यूज,
रशिया प्लेस्ड अंडर रेस्ट्रिक्टेड कवर्ड लिस्ट ऑफ ECGC। अब सी रशिया वैसे तो नहीं मान रहा, तो सब इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए मनाना चाहते हैं। कल हमने एक देखा स्विफ्ट में क्या था कि जो मैसेजिंग सर्विस है वो अफेक्ट कर दी, उससे बाहर कर दिया रशिया को। तो आज ये बोला है कि जो हमारा ECGC है उसने बोला है कि रशिया को हम अपने लिस्ट से बाहर रखेंगे। अब ECGC क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली क्या करता है? एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है कुछ कुछ कंट्रीज में, कुछ कुछ सेक्टर्स में, और अगर उसमें कोई रिस्क है तो इंश्योरेंस भी देता है, क्रेडिट इंश्योरेंस, राइट। सो इन्होंने क्या किया है, रशिया को इससे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी अब रशिया में सारे एक्सपोर्ट्स ये ब्लाइंडली प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है वहां रिस्क है, ठीक है। तो इससे क्या है, रशिया अफेक्ट होगा इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिक सैंक्शन की तरह काम करेगा। ECGC के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि न्यूज में है तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? एक गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट्स के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट्स को, और इंश्योरेंस कवर भी देते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, राइट। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ECGC? दे कम अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि आपको कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन में मिनिस्ट्रीज का इंटरचेंज करके दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और वो गलत हो जाता है आपसे। तो ECGC ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट क्या है? कॉमर्स है, एक काइंड ऑफ कॉमर्स है ना। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी जो कॉर्पोरेशन है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज बेस्ड इन मुंबई, मतलब हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, इट प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट देता है, क्रेडिट इंश्योरेंस भी देता है एक्सपोर्ट्स के लिए। इन्होंने रशिया वाला जो पार्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि वहां पे अभी एक्सपोर्ट करना सेफ नहीं है, रिस्की है बहुत। सो न्यूज में यही था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आज। एंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कौन सी रिवर्स ईस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती हैं। सो अगर आपको पता हो कि ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा तो यहाँ नहीं होती, वेस्ट बंगाल की साइड है ना, तो ब्राह्मणी एंड सुवर्ण रेखा अगर आपको पता है ईस्टर्न घाट से नहीं होती तो आप एलिमिनेट करके इजीली निकाल सकते हो कि 2 and 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, जो होती है ईस्टर्न घाट से, हाँ ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, वो दोनों नहीं होती। सो 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, बाकी गलत। ओके, so that is it for today's analysis. I hope you are liking it. Please like us, share us and subscribe as much as you can. Thank you. Have a very nice day and happy Shivratri to everyone. Thank you.